हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी लास्ट में बाकी वीडियो की तरह एक पहेली रहेगा। आप उसे सुलझाइए और बताइए उसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट लेक्चर तक पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि nth टर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा था। तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है इसके बाद वो होता है सम फाइंड करना, कि n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ selection of terms and sum of first n terms, एक ही साथ मैंने लिख दिया। ठीक है, ऑफ एन एपी। तो सिलेक्शन ऑफ एन टर्म क्या होता है? मतलब ये हुआ कि कई बार क्वेश्चन में आपको रहेगा कि एक एपी है जिसमें 3 टर्म्स हैं, मीन्स 3 टर्म्स आर इन एपी। तो अगर 3 नंबर एपी में है, पहली बात आप ये भी जान लीजिए कि कोई भी अगर एपी है तो उसमें मिनिमम 3 टर्म्स रहेंगे। मिनिमम कितने टर्म्स रहेंगे? 3। ओके, तो अगर 3 टर्म पूछा गया है तो मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ टर्म्स 3 हुआ। तो वो टर्म्स हम लोग क्या क्या एज्यूम करेंगे? वो टर्म्स एज्यूम करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इस चीज़ को आप समझिए, बहुत काम की चीज़ है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन कई बार बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे आप बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है? तो कॉमन डिफरेंस इधर है d। कॉमन डिफरेंस क्या है? d। तो अगर वही 4 टर्म है तो 4 टर्म क्या क्या एज्यूम करेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2d। ओके, अगर 5 टर्म हुए तो क्या होगा? 5 टर्म हम लोग एज्यूम करेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। इसका कॉमन डिफरेंस आपको d दिख रहा होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर कभी 6 रहा तो वो क्या एज्यूम करेंगे? a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। अब ऐसा हम लोग कर क्यों? इसका कॉमन डिफरेंस 2d है। ऐसा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि अगर कभी इन तीनों को ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो देखो d और d तो कैंसिल हो जाएगा ना, सीधे सीधे a बचेगा और a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी हमने वो टर्म ही ढूंढने का ट्राई किया जिसको ऐड करने के बाद d के सारे टर्म खत्म हो जाए और सिर्फ a बचे। वही काम यहाँ भी किया, वही काम यहाँ भी किया। ओके, इसीलिए ये टर्म्स हम लोग एज्यूम करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा भी बन सकता है, कुछ और भी एज्यूम करोगे तो। बट इससे क्या होगा कि बहुत आसान रहेगा, बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है। तो इस चीज़ के लिए जो मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी, जैसे वहाँ पे 1 to 100 का सम फाइंड किया था, वैसे ही एन टर्म्स का भी सम फाइंड करते हैं। जैसे कि आपने एक एपी एज्यूम किया, लेट एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट टाइम क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी एपी तो इसी फॉर्म का रहेगा ना। इसका आप सम चाहिए तो कैसे करेंगे? देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा s इक्वल्स टू, जैसे वो किया था वैसे ही करेंगे, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ऐसे ऐसे लास्ट में। चलिए सेकेंड लास्ट भी लिख देता हूँ। सेकेंड लास्ट क्या रहेगा? a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। और लास्ट क्या रहेगा? थोड़ा सा पहले लिखना पड़ेगा ताकि वहाँ पे वो फिल हो पाए। कोई बात नहीं, पहले जगह है अपने पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये लास्ट टर्म, ये सेकेंड लास्ट टर्म। अब जैसे वहाँ पे किया था उसको उल्टा करके लिख दिया। पहले क्या लिखेंगे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड क्या होगा? उसको उल्टा करके लिखना है ना, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी।
ऐसे ऐसे लिखते लिखते सेकेंड लास्ट क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, और लास्ट क्या होगा ए, उल्टा लिखा है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2s, इन दोनों को ऐड करो क्या दिख रहा है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को ऐड करो क्या दिख रहा है, आप ऐड करके खुद देख लेना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे लास्ट वाले या सेकेंड लास्ट वाले सबको ऐड करोगे तो क्या दिखेगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप समझ जाना खुद से ही। अब इसको कितने बार ऐड कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n, तो याद होगा आपको n बार ऐड कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल आया, 2s के इक्वल। तो सम क्या हो गया, n बाई 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि अगर n टर्म हो किसी एपी में, पहला टर्म a हो, कॉमन डिफरेंस d हो, तो उसका सम क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं चलो यहीं पे बता देता हूँ कि अब इसे और कैसे लिखा जा सकता था। इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, n बाई 2 इंटू 2a को a प्लस ए लिख दिया, n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, अगर n टर्म है तो n माइनस 1 मतलब nth टर्म, टोटल n टर्म थे ना, तो nth टर्म मतलब लास्ट टर्म ही हो गया ना, तो उसको l लिख देंगे। सो n टर्म का सम ये भी लिखा जा सकता है। दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एस क्यों लिखा मैंने कि n टर्म्स का सम था तो ऐसा लिख दिया, है कि नहीं। अब आपको ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए इस पे बेस्ड एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं। पहला एग्जांपल अगर ऐसा होता कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is -3 and their product is 8, find the numbers। तो कैसे करते हैं, देखो अब यहाँ पे 3 नंबर्स AP हैं तो मैं क्या अज्यूम करूँगा, लेट दोज 3 नंबर्स आर, या दोज नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी, a एंड a प्लस डी। इससे क्या होगा कि अब उसने बोला था कि तीनों का सम मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू -3। डी खत्म हुआ, देखो सीधे ही a का वैल्यू आ गया -1। अगर कुछ और अज्यूम करते तो इतना इजीली नहीं आता। अब उसने क्या बोला था, देयर प्रोडक्ट इज 8, प्रोडक्ट में सबको मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज 8। अब a इज -1, यहाँ भी -1 रख दो, माइनस डी, यहाँ भी -1 प्लस डी। -1 को मैंने a को पहले लिख दिया, तो -1 इधर से माइनस कॉमन ले लिया, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया, या फिर ऐसे लिख दिया, इधर से ही माइनस सिर्फ कॉमन लिया तो माइनस को प्लस बना देगा, d प्लस 1, और इधर भी d माइनस 1 लिख दिया इक्वल्स टू 8। ओके, समझ रहे होंगे आप। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, डी इज प्लस माइनस 3, दोनों होगा ना, डी इज प्लस माइनस 3। तो आप ऐसे लिखेंगे, इफ a इज 1 एंड d इज प्लस 3 देन नंबर्स आर, अब जोड़ते जाओ, a कितना था -1 ना, तो -1 पहला नंबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहला नंबर क्या था a माइनस डी, तो -1 -3 क्या हो जाएगा -4। दूसरा नंबर क्या था a दैट इज -1। तीसरा नंबर क्या था a प्लस डी, वो क्या हो गया 2। एंड इफ a इज -1 एंड d इज -3 देन नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, पहला -1 -3 2, दूसरा -1, तीसरा -4, बस उल्टा हो गया। तो दोनों हुआ तो AP में ही ना, है कि नहीं। तो पहला एक डिक्रीजिंग AP हो गया, एक इंक्रीजिंग AP हो गया। आसानी से आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, और एक सिंपल सा मैं आपको सम फाइंड करने का क्वेश्चन बता देता हूँ कि फाइंड दी सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द AP 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन।
तो कैसे करेंगे इसको? पहले आप जो जो पता है वो लिख लो। पहला टर्म a इज 1, कॉमन डिफरेंस सेकेंड से दूसरे को फर्स्ट को माइनस किया 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20, ये चीज़ें पता है। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था n टर्म्स का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो n इज 20/2, 2a इज 1 प्लस n इज नंबर ऑफ टर्म 20-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस इज 3। अब देखो वैल्यू फाइंड करना है, 20/2 10 हो गया, 2 प्लस 20-1 इज 19 इंटू 3 57, है ना। सो 10 इंटू 59 दैट इज 590, ये आंसर हो गया। समझ रहे आप किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं? बहुत आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको इसी पे बेस्ड अब कुछ कुछ होमवर्क दे देता हूँ, जो आप प्लीज़ अच्छे से करना, और तो ही आप सीख पाओगे। होमवर्क कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। फाइंड, एक मिनट, थोड़ा कलर अच्छा करते हैं ना। होमवर्क, पहला क्वेश्चन, फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 15 and the sum of the squares of the two एक्सट्रीम्स। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम्स इज 15। अब एक्सट्रीम क्या होता है? मतलब दोनों अंत वाला, लास्ट वर्ड, पहला और आखिरी 3 नंबर बोला है ना, तो पहला और तीसरे का स्क्वायर करके जो जोड़ आता है वो है 58। अब समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा भी दिया। सेकंड क्वेश्चन, the sum of 15 terms of an AP is 600 and the common difference is 5. Find the first term. Find the first term. आसान है, अब कीजिए। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड दी सम, ये ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा अलग से दे रहा हूँ। सम ऑफ, फिर से 15 ही देता हूँ, 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज 4n+1। अब nth टर्म पता है तो आपको उसका सम बताना है n के ही टर्म में। तो ये 3 सवाल आपको मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आपका वैसे सिलेबस हो चुका है, सिलेबस में आपके इतने ही है। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे इसी वर्ड में आपको बताएगा कि एक टीवी सेट है, पहले साल में 600 टीवी सेट प्रोड्यूस हुआ, सेकेंड ईयर में 700 हुआ, इस तरह से ही बढ़ते गया। मीन्स वो एपी में बना दिया जाएगा। वो आप क्वेश्चन पढ़ोगे उससे आपको समझ में आएगा, वो रहेगा एपी ही। ठीक है, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप वो करना, उससे होगा। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस से हट के भी आपको पढ़ा देता हूँ। अब सिलेबस में सिर्फ आपको स्टार्टिंग से nth टर्म रहता है। तो एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस से बाहर कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि mth टर्म फ्रॉम दी एंड। अब nth टर्म स्टार्टिंग से लिया है, तो mth टर्म एंड से होने का मतलब क्या हुआ, ये एक टॉपिक मैं आपको बता। बहुत सिंपल सा चीज़ है, इतना कुछ बहुत टफ नहीं है। जैसे एपी है, मैंने बोला कि एक सॉरी, एक एपी है ABCDEFGH, है ना, ऐसे टर्म है। टोटल कितने टर्म है? 3 3 6 2 8 टर्म है एक एपी में। अब ये बोला गया कि
एंड से तीसरा टर्म क्या होगा? तो इसमें तो आप इजीली काउंट कर सकते हो कि एंड से तीसरा टर्म क्या होगा? एफ होगा, है कि नहीं? एंड से तीसरा टर्म क्या होगा? एफ होगा। तो अगर टोटल 8 टर्म है, एंड से तीसरा बोला है, तो क्या वो स्टार्टिंग से पांचवा होगा? नहीं, कई लोग इसी चीज में कंफ्यूज करते हैं कि एंड से तीसरा बोला है, टोटल 8 टर्म है, तो वो स्टार्टिंग से पांचवा समझ लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि यहां भी देखो स्टार्टिंग से पांचवा कौन सा होता है? ई होता है, एफ तो नहीं होता है ना। एंड से तीसरा कौन सा है? एफ है, और यहां पे क्या आया? ई आया। तो गलती किधर हुई? गलती ये हुई कि स्टार्टिंग से पांचवा पूछा है, एंड से तीसरा पूछा है, तो स्टार्टिंग से वो पांचवें के इक्वल होना मतलब आपने क्या किया? 8 से 3 को घटा दिया। तो 8 से आप 3 को घटाओगे, मतलब टोटल ये 8 था, उसमें से 3 को घटा दिया, मतलब एंड के तीनों घटा दिए ना। तो जो एफ था उसको भी आपने घटा ही दिया, तो वही गलती कर दी ना आपने, उसको नहीं घटाना था। तो 8 से कितना घटाना था? 2 ही घटाना था। तो चलो अब घटा ही दिया है तो 1 ऐड कर देते हैं। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एंड से तीसरा टर्म स्टार्टिंग से छठा टर्म होगा। मतलब 6 कैसे आया? कि टोटल नंबर ऑफ टर्म से एंड से जो भी टर्म चाहिए उसको घटाया और उसमें 1 ऐड कर दिया, उसमें 1 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया वो आप समझ रहे होंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1, है कि नहीं? टोटल से m को घटाया, 1 ऐड कर दिया। दिस टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, है कि नहीं? अब इसको फॉर्मूला निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि mth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू, अगर वो एपी हो जिसका पहला टर्म ए है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है ना, कॉमन डिफरेंस d है, तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टार्टिंग से ये वाला टर्म है ना, तो n माइनस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस m इंटू डी। कोई बोलोगे सर यहाँ तो n माइनस m ही लिया, तो ये n माइनस m टर्म नहीं हुआ, टर्म कौन सा? ये हुआ, वो तो माइनस 1 हो रहा है, इसलिए वो इसके इक्वल आ गया। ठीक है। तो अगर चाहिए किसी एपी में, बड़ा सा एपी 100 टर्म है, उसमें एंड से 17वां टर्म बताया है, तो स्टार्टिंग से कौन सा बताएंगे? 100 माइनस 17 प्लस 1, वो वाला टर्म होगा स्टार्टिंग से, है कि नहीं? तो ये चीज आप याद रखिए, कई बार काम आता है। ठीक है। अब थोड़ा सा और भी मैं आगे की चीजें बता देता हूं आपको। जैसे कि अब देखो आपकी अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अब मीन का मतलब होता है औसत, एक तरह से एवरेज हो जाता है कि नहीं? आप ये चीज थोड़ा सा सांख्यिकी मीन्स स्टैटिस्टिक्स में देखते होंगे, तो वही मीनिंग यहां भी होता है। जैसे अगर दो अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में AM बोलते हैं, आगे जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे तो GM भी आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे तो HM भी आएगा। तो AM, GM, HM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं, और कई बार बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आया करते हैं, AM, GM, HM पे। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का आपको AM बताता हूँ कि AM ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज, दोनों का एवरेज A प्लस B बाई 2, है ना? दोनों का क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे A प्लस B बाई 2। वही AM ऑफ n नंबर्स, अगर n नंबर्स होता A1, A2, A3, A4 टिल AN, इन सब का AM भी इन सब का एवरेज होता, इन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितने नंबर टर्म है? n। तो 3 नंबर भी होता है तो तीनों को ऐड करते, डिवाइड बाय 3 कर देते, है कि नहीं? तो ये अरिथमेटिक मीन भी आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। क्या होता है? एवरेज ही होता है। ठीक है, एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन बोल दिया जाता है।
अब सवाल किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके पे से भी आते हैं कि पुट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। देखना ध्यान से, पुट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। जैसे कि अब चलो ये टॉपिक ही मैं कर देता हूं अलग सा, पुटिंग एन ए एम्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन पुट करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले ये बता देता हूं कि ए और बी है, उसके बीच में एन नंबर्स रख दिया, है ना। अब यहां पे इतने नंबर हो गए, तो ये एन नंबर इस प्रकार से रखना जिससे कि अब ये सारे नंबर एपी में हो जाए। मीनिंग समझे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसी को बोलते हैं कि एन ए एम्स रखना बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। उसको क्या बोलते हैं, पुटिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, जिससे कि एन नंबर्स इस प्रकार रखना कि वो सारे नंबर किस में हो जाए, एपी में हो जाए। ठीक है, तो अब क्या रिलेशन हम लोग ढूंढेंगे, तो वो देखिए। तो अपने को पता क्या है, सिर्फ ए और बी, सिर्फ ए और बी पता है, और ये पता है कि उनके बीच में एन ए एम्स रखने हैं। तो क्या करेंगे देखो, तो जो पता है उसका यूज करते हैं। तो b इक्वल्स टू, अगर इसका मैं अज्यूम कर लिया मैंने कि कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है, लेट कॉमन डिफरेंस इज d, तो लास्ट टर्म या nth टर्म b क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस क्या यहाँ n माइनस वन होगा, नहीं, क्योंकि अब b और a दोनों को इंक्लूड कर दिया, तो ये पूरे AP में अब सिर्फ n टर्म्स नहीं है, कितने टर्म है, n प्लस टू टर्म्स है। कितने टर्म है, n प्लस टू टर्म है, क्योंकि n तो am ही था, n तो am ही था, a और b एक्स्ट्रा टू ऐड हुआ ना, तो n प्लस टू हो गया, तो n प्लस टू माइनस वन इंटू डी हुआ, दैट इज a प्लस n प्लस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू b, है ना। मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू b माइनस a बाय n प्लस वन। मतलब कि अगर n एम्स रखना है दो नंबर्स के बीच में, अब उसका मीनिंग आपको पता है कि n नंबर्स इस प्रकार रखना ताकि सारे नंबर्स किस में हो जाए, एपी में हो जाए। तो कॉमन डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा कि जो भी दो नंबर्स के बीच में रखना है उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जितने एम्स रखने हैं उससे एक ज़्यादा, है कि नहीं। देखो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जितने एम्स रखने थे उससे एक ज़्यादा, है ना। तो जो पहला एम था वो क्या था, a प्लस बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। दूसरा एम था वो क्या था, a प्लस टू इंटू बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, है कि नहीं। तीसरा क्या था, a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए इंटू एन प्लस वन। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे एम्स बताओ क्या क्या होगा, तो लास्ट एम क्या होगा, a प्लस, देखो पहले में एक बी माइनस ए इंटू एन प्लस वन था, दूसरे में दो बी माइनस ए इंटू में जो नंबर था उसमें उतना ही ऐड कर दे, तो एन इंटू बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, है कि नहीं। ये हो गया, आपको आसानी से ये सब समझ में आ रहा होगा। अब इसी में मैं एक और चीज़ अपडेट करता हूं कि अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता कि बताओ इन सारे एम्स का सम क्या होगा, मीन्स ये सारे एम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 टिल an को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस चीज़ को पहले आप ट्राई करो, बहुत बार ट्राई करो कि ये सारे नंबर्स को ऐड करके कितना आएगा। ट्राई करने के बाद देखो आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसके बाद चेक करो कि मैंने कैसे किया है। तो इन सारे नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो कैसे लिखूंगा मैं, वो सम ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b इक्वल्स टू मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an। पहले कुछ और ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इन सब को ऐड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे। वैसे n नंबर्स का सम मैंने ऊपर बताया था कि n बाय टू इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर लास्ट नंबर, है कि नहीं। तो AP का एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ
जैसे तो यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, n टर्म्स है तो n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो अब तो सिर्फ A1 प्लस AN करना है ना, A1 ये है और AN ये है, मेरा उतना भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो और क्या कर सकते हैं। तो AP की एक खास बात बताता हूँ, जैसे 1 से 100 ही होता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल 97 + 98 + 99 + 100। अगर ऐसे नंबर होते तो किसी भी AP में पहले और आखिरी का सम दूसरे और सेकेंड लास्ट के सम के इक्वल होता है, वही थर्ड और थर्ड लास्ट के इक्वल होता है, फोर्थ और फोर्थ लास्ट के इक्वल्स होता है, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट के इक्वल होता है। मतलब कि कोई भी AP में ये कितनी अच्छी बात मिली, वो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, अब इसी में लेते हैं, तो A1 + AN जो होगा A2 + AN-1 के इक्वल होगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। बट अब देखो, तो ये सब भी AP में है, तो यहाँ भी तो AN और A1 का जो सम होगा, A1 और AN का जो सम होगा वो A और B के भी तो सम के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो अब मिल तो गया वही कहानी। अब क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू n/2 इंटू A1 + AN को मैं A + B लिख देता हूँ। अब तो आ गया ना, देखो कितना सिंपल सा आया और कितना इजीली आ गया कि A और B के बीच जो n AMs होंगे उसका सम इज n/2 इंटू A + B। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, और ये आपको जितना लग रहा है इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज़ है। आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ होते हैं, मैं वो सब भी दिमाग में रख के पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर कई सारे बच्चों ने NTSC का एग्ज़ाम दिया था, NTSC के कई सारे फ़ायदे होते हैं वो एग्ज़ाम देने के, अपने ही स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने दिया था, तो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो अच्छा रहेगा आप अभी थोड़ा सा पढ़ लो, तो उसमें भी काम आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि A और B के बीच n AMs जो रखेंगे उसका सम n/2 इंटू जिनके बीच रख रहे हैं उनका सम आएगा, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इन चीज़ों को पढ़ो, इसका नोट्स बनाओ और इस पर बहुत अध्ययन करो, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से लिखिए, मैंने होमवर्क दिया वो होमवर्क कीजिए, ओके। तो चलिए ठीक है, अब आज का पजल पहेली। देखो आज का पहेली बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का पजल ये है कि एक दुकानदार ने एक स्कीम निकाला, स्कीम आप समझ सकते हो, या फिर एक उसने दिमाग लगाया। उसने बोला कि मेरे यहाँ जो चॉकलेट्स है, आप चॉकलेट खा के जो उसका रैपर होता है, जो मतलब जो इसमें वो बंधा रहता है, जिसके अंदर रहता है चॉकलेट, वो आदमी फेंक देते हैं। तो उसने सोचा थोड़ा सा बिक्री और ज़्यादा कराने के लिए कि अगर आप बच्चों से बोला, मतलब ऐसे स्कीम निकाल दिया कि 6 रैपर इकट्ठा करके मुझे दोगे तो 6 रैपर के बदले में मैं तुम्हें एक और चॉकलेट दूंगा, ठीक है। 6 रैपर के बदले में आपको एक और चॉकलेट दूंगा मैं। तो तुम ही सोचो, और बिक्री बढ़ेगी ना, 6 रैपर से और बच्चा, फिर और चॉकलेट जाएगा और लोग खरीदेंगे, थोड़ा उसने डिस्काउंट का तरीका अपनाया। तो अब सवाल ये है कि एक बच्चा सोचा कि मैं इकट्ठा करते जाता हूं। अब फाइनली इकट्ठा करते करते उसके पास 216 रैपर इकट्ठे हो गए। चॉकलेट का जो होता है ना, वो पन्नी जिसको बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, तो 216 इकट्ठा हो गया। तो अब वो उससे टोटल कितना चॉकलेट खरीद सकता है। सवाल क्या था, 6 रैपर मिलके वो एक चॉकलेट देता है दुकानदार, तो 216 है किसी बच्चे के पास, तो वो अब कितने चॉकलेट्स दुकानदार से ले लेगा, टोटल ले सकता है, ठीक है। इस चीज के बारे में बताओ।
ओके 216 था। तो चलिए आज का पजल आप इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजेदार है, आसान भी, आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं इसके बाद एक और पजल के साथ इंटरेस्टिंग से। ओके आप आंसर इसी प्रकार ग्रुप में देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।